Ji students, good morning. So students, in today's class we continue with our topic मुगल हिस्ट्री. तो मुगल्स में स्टूडेंट्स अब तक हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट लेटर मुगल फेज. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब के बाद मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया. डिक्लाइन इन द सेंस स्टूडेंट्स, जैसे औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसका बेटा बनता है नेक्स्ट रूलर बहादुर शाह फर्स्ट. बहादुर शाह फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना था? 1707 से 1712, 1707 से लेके 1712. बहादुर शाह फर्स्ट उसका टाइटल था, उसका ओरिजिनल नेम क्या था? मुअज्जम. ठीक है जी. बहादुर शाह जो है उसको नाम दिया गया था और उसको कुछ और नाम से भी जाना जाता था. उसको क्या टाइटल दिया था? शाह आलम फर्स्ट भी कहते थे और शाह बेखबर भी कहते थे. शाह बेखबर का मतलब है स्टूडेंट्स की लाइक एक ऐसा राजा जिसके टाइम पीरियड में उसके राजपाट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जिसे कुछ पता ही नहीं, जिसे कुछ पता नहीं कि हमने कौन सी अपनी पॉलिसीज़ बनानी है अपने लाइक मुग़ल एम्पायर को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए. तो इस तरीके से इसका नाम जो था शाह बेखबर था. और सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे ही फेज़ आ जाता है डिक्लाइन का. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे मनसबदारी सिस्टम कारण बनता है. और स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब बहुत बड़े लेवल पे औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो इंडिया में और कई जगह पे छोटे छोटे प्रोविंसेस के ऐसे इंडिपेंडेंट रूलर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम अपनी स्टेट को खुद चलाएंगे. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है. नेक्स्ट इज़ जहांदार शाह. सो नेक्स्ट रूलर था जहांदार शाह. इसका टाइम पीरियड था 1712 से 1713. सिर्फ एक साल के लिए बनता है. इसने क्या काम किया था? एबोलिश जजिया. जो जजिया सिस्टम था, जो जजिया कानून था, उसको इसने हटा दिया था. ठीक है. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो जजिया टैक्स है नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता है, तो ये टैक्स जहांदार शाह ने हटा दिया था. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनता है फारूक शेर. फारूक शेर का टाइम पीरियड था 1713 से 1719 के बीच में. और स्टूडेंट्स, फारूक शेर असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स. ठीक है जी. सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फारूक शेर अगला राजा बनता है. सैयद ब्रदर कौन थे? आप कह सकते हो उस टाइम के किंग मेकर, जो मतलब कि ताजपोशी करवाते हैं फारूक शेर की, इसको किंग बनाने में हेल्प करते हैं आफ्टर जहांदार शाह. और स्टूडेंट्स, फारूक शेर एक ऐसा रूलर था जिसके टाइम पे जो बहुत बड़ा सिख लीडर बंदा सिंह बहादुर, ठीक है, जिनका नाम माधव दास और लक्ष्मण दास भी था. ठीक है जी. तो उनको एग्जीक्यूट किया था. ठीक है जी. किसने? फारूक शेर ने. तो फारूक शेर की जो मुग़ल आर्मी थी वो क्या करती है, वो आप कह सकते हो कि धोखे से बंदा बहादुर को कैप्चर कर लेते हैं और फिर दिल्ली में उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर का नेम नोट कर लो. नेक्स्ट वन इज हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखें. नेक्स्ट रूलर था जी मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड कितना था? 1719 से 1748 के बीच में. तो जो मोहम्मद शाह था ये रूलर, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे. मोहम्मद शाह रंगीला. ठीक है. इसके टाइम पे स्टूडेंट्स 1738-39 में इंडिया पे नादिर शाह ने अटैक किया था. ठीक है. नादिर शाह एक बहुत बड़ा अफगान आप कह सकते हो रूलर था. ठीक है. और नादिर शाह ने इतना बड़ा अटैक किया कि वो इंडिया से तख्ते ताउस जो मुगल्स ने अपने लिए बनवाया था, ठीक है, पीकॉक थ्रोन, ठीक है, एक सिंहासन था जिस पर पीकॉक बना हुआ था और डायमंड लगे हुए थे पीकॉक के ऊपर. ठीक है. और कोहिनूर डायमंड इंडिया से लेकर चला गया था. इसके अलावा और भी बहुत सारे विलेजेस को, प्रोविंसेस को लूट के इंडिया से जाता है. ठीक है जी. सो जो मोहम्मद शाह रंगीला था इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. फॉन्ड ऑफ लग्जरियस लाइफ, लग्जरी स्टाइल से अपनी ज़िंदगी जीता है और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? रंगीला भी बोलते थे. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बेसिक पॉइंट है. नेक्स्ट इज अहमद शाह. तो स्टूडेंट 1748 से 54 के बीच में अहमद शाह अब्दाली जो था, नादिर शाह का जनरल. ठीक है जी. अहमद शाह अब्दाली जो था
नादिर शाह का आप कह सकते हो सेनापति जनरल था, ठीक है जी। तो इंडिया में ये उस समय के लिए अहमद शाह अब्दाली जो है रुकता है, लूटता है। कहते हैं जी जब भी आते थे अफ़गान इंडिया को लूट के जाते थे अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे, तो इतना ज़्यादा इसने दिल्ली हो गया, एंटायर मुग़ल एम्पायर हो गया, सब कुछ लूट के चला गया था। पंजाब हो गया, पंजाब रीजन से हमेशा हर एक प्रोविंसेस विलेजेस को लूट कर जाते होते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज आलमगीर टू। आलमगीर टू का टाइम क्या था स्टूडेंट? 1754 से 1759। इसके टाइम पे दिल्ली के ऊपर आप कह सकते हो कि मराठास ने हमला किया था और मराठास ने दिल्ली को लूट लिया था, ठीक है। तो देखा जाए एक किस्म से हमें ये समझ में आ रहा है कि मुगल्स की आर्मी प्लस मुगल्स की पावर, मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। जो भी आता था लूट कर चला जाता था, ठीक है। जो भी आता था दिल्ली के ऊपर रेड करता था, दिल्ली को आप कह सकते हो लूट कर चला गया। और जितना भी मुगल्स के पास कोहिनूर डायमंड वगैरह पीकॉक थ्रोन था, ये नादिर शाह लेके चला गया। और मराठा आते थे, मराठा लूट कर चले जाते थे। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि मुगल्स की जो पावर थी वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी थी। अब यहाँ पर पावर में मराठा आ चुके थे। मराठास के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि उन्होंने दिल्ली तक सारा अपना रीजन जो है कवर कर लिया था। ना सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के अलावा आप कह सकते हो एमपी जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश और अप टू दिल्ली तक सारा मराठास का रूल था। मराठास के रूल के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन मराठास एंड अफगान फोर्सेस, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है जी। तो कहते हैं कि इस वॉर में मराठा हार गए थे, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली जो है इस वॉर को जीत जाता है। कई सारे कारण थे। जो मराठा थे वो सोचते थे कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अफ़गान्स के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस थे, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी के आप कह सकते हो उनके पास फाइटर इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। और मराठा जो थे उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं मांगी, ना ही उन्होंने राजपूत से हेल्प ली, ना ही उन्होंने पंजाब में सिख्स से हेल्प ली। तो इस तरीके से मराठास को आप कह सकते हो कि अपनी सुप्रीमेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जिसके कारण कि वो इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हार गए थे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट बैटल वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल जो हुई थी वो हुई थी अकबर एंड राजा हेमचंद हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है जी। एंड थर्ड बैटल वाज फाउट बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट डाउन दीज पॉइंट्स, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज शाह आलम टू। शाह आलम टू का टाइम पीरियड देख लो स्टूडेंट्स, 1759 से 1806 तक। तो जो शाह आलम टू था बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो, इसने ब्रिटिशर्स के साथ एक वॉर लड़ी थी, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई हुई थी बिटवीन शाह आलम टू एंड विद द अलाइड फोर्सेस सम अदर फोर्सेस ऑफ अवध एंड बंगाल। बट शाह आलम टू इस बैटल में हार जाता है, ठीक है। और उसको अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी मीन्स आप कह सकते हो आपस में समझौता साइन करना पड़ा था इसको, ठीक है, इन 1765। तो जिसके बाद की ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ राइट्स आप कह सकते हो दीवानी राइट्स जो है प्रोवाइड कर दिए गए थे। मींस कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सारा रेवेन्यू खुद कलेक्ट करेगी, ठीक है, इनके पास कोई पावर ही नहीं बचेगी, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन 1761 अब्दाली गेव डिजास्टर्स डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। स्टूडेंट्स अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में इंडिया पे इतना बड़ा हमला किया जिसमें कि बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली इतनी बड़ी वॉर हुई। उस बैटल में इवन कि जो मुगल्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। मतलब वो इतनी बड़ी बैटल थी बिटवीन मराठा एंड अफगान्स
कि इस बैटल में जस्ट मुगल जो है वो साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं बैटल को, ठीक है। और फिर भी दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान हो गया था, लगभग इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो दिल्ली को तोड़ फोड़, इतना ज़्यादा नुकसान और इतना ज़्यादा लूट के ले गए जो अफगान्स थे, ठीक है जी। और इस बैटल को अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाते हैं। देन स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट एक रूलर आया था अकबर टू, ठीक है जी। इसको फर्स्ट जो आपने पढ़ा था ग्रेटर मुगल्स, उस वाले अकबर से कंपेयर मत करना, ये ग्रेटर मुगल का एक शासक था अकबर टू, ठीक है जी। सेकंड इसलिए पढ़ा क्योंकि अकबर ऑलरेडी एक पहले आ चुका था, सेकंड इसलिए इसको टाइटल दे दिया अकबर टू, ठीक है जी। 1806 से 1837 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। और जैसे कि इसने तो अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर ही ली थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अभी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अकबर टू जो था ही वाज अ पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी पेंशन लगा दी थी, कहते जी सारे राइट्स हमको दो, जस्ट हम आपको एनुअल पेंशन पे करते रहेंगे, ठीक है, आपका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करने में। बाद में उस पेंशन को भी इंग्लैंड ने बंद कर दिया था, ठीक है। सो इसकी पेंशन बंद हो जाती है और फिर बाद में जो राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, वो इंग्लैंड जाके फिर से इसकी पेंशन शुरू करवा के आते हैं, ठीक है। तो ये हालत हो गए थे मुगल्स के लास्ट में। लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और बहादुर शाह सेकंड इसलिए क्योंकि लेटर मुगल का पहला जो रूलर था वो भी बहादुर शाह था, ठीक है। लास्ट था ये भी बहादुर शाह, इसको बहादुर शाह सेकंड बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसका टाइम पीरियड क्या था 1837 से 1857। 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है जी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस रिवोल्ट के बाद इसको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है जी, बहादुर शाह सेकंड। सो जब बेसिकली रिवोल्ट होता है तो उस रिवोल्ट में सबसे पहले जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर होते हैं, इंडियन सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी और उस बगावत में वो लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ गए कि दिल्ली में हमारा बादशाह, मुगल बादशाह बैठा हुआ है बहादुर शाह जफर, वो हमारी हेल्प करेगा, हमें सुनेगा, ठीक है जी। तो 1857 के रिवोल्ट को स्टूडेंट्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो होता क्या है कि जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि सारी की सारी जो सोल्जर्स हैं, लाइक जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं, जो उनकी बटालियंस थी वो मूव करके दिल्ली जा रही थी, तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही, उन सोल्जर्स के पहुंचने से पहले ही दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके अंग्रेज इसे रंगून भेज देते हैं, ठीक है जी। तो रंगून जो थी, ठीक है, इस नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, म्यांमार, ओल्ड नेम म्यांमार का, ठीक है, वहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी सेल बना रखी थी, जेल बना रखी थी, ठीक है। तो चारों तरफ काले पानी की सजा भी होती थी, ठीक है, वो अलग पॉइंट है। तो लास्ट में इसकी डेथ जो है जेल में ही हुई थी, ठीक है जी। तो मतलब कि अंग्रेज सोचते थे कि जो 1857 का रिवोल्ट है ये करवा रहे हैं, क्योंकि सारी जो ब्रिटिश फोर्सेस के जो आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो सब इसके पास जा रहे हैं हेल्प के लिए, बिकॉज ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि बहादुर शाह जफर ही ये 1857 का रिवोल्ट करवा रहा है, ठीक है, लेकिन इसे कुछ पता भी नहीं था। और लास्ट में इसकी डेथ कैसे होती है, जेल में, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नोट करिए इस पॉइंट्स को, ठीक है। और इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो भी आपको डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे है हमारे पास बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो मुगल्स में से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो उनकी फेमस बुक्स एंड ऑथर हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तुझके बाबरी किसने लिखी है। तो तुझके बाबरी इट्स ऑल्सो एक और नाम से भी जाना जाता है बाबरनामा, ठीक है। सो इट्स अ ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसने लिखी है, बाबर ने खुद लिखी है, अपनी स्वयं जीवनी, ठीक है जी। हुमायूं नामा, स्टूडेंट्स नामा मीन्स ऑटोबायोग्राफी, ठीक है जी। नामा मतलब किसी की जीवनी।
हुमायूं नामा, हुमायूं की कहानी, ठीक है जी। नामा मीन्स उसकी जीवनी, ठीक है जी। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? सिस्टर ऑफ हुमायूं, ठीक है जी। हुमायूं की सिस्टर ने लिखी है हुमायूं नामा, ठीक है। अकबर नामा मतलब अकबर की जीवनी। अकबर नामा जो है वो किसने लिखी है? अबुल फजल। आईने अकबरी, ठीक है, ये भी अकबर के ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? अबुल फजल, जो उसके ही दरबार में बहुत बड़ा फेमस उसका कोर्ट पोएट भी था, ठीक है, ये दरबारी था उसका बहुत बड़ा। नेक्स्ट इज सिरे अकबर। सिरे अकबर किसने लिखी है? दारा शिकोह ने। स्टूडेंट्स, सिरे अकबर क्या है? इट्स ए उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद। तो उपनिषद को उर्दू में ट्रांसलेट करके जो बुक बनाई थी उसका नाम क्या था? सिरे अकबर, ठीक है। उस बुक को किसने लिखा? दारा शिकोह ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दारा शिकोह था उसको टूवर्ड रिलीजन्स, लाइक थोड़ा रिलीजियस पर्पज से आप कह सकते हो, ज़्यादा मोह था रिलीजन्स के ऊपर, ठीक है, और रिलीजन्स को स्टडी करने का बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है। तो उसने बुक लिखी सिरे अकबर। नेक्स्ट इज रकात ए आलमगीर। तो रकात ए आलमगीर आपको पता है आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। तो ये किसने लिखी है? औरंगजेब ने, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी। कौन सी बुक लिखी थी? हुमायूं नामा। बाबर ने कौन सी लिखी? तुझके बाबरी, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, बाबर नामा, ठीक है, तुझके बाबरी, और आप कह सकते हो बाबर नामा। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है फाइन। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बहुत बार जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी PDF फॉर्मेट में फाइल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपने इन वीडियोस को बार बार देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको लाइक इतनी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में 1% का भी सोचना ना पड़े कि किसका आंसर क्या है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक मैथ्स का कॉलम वाले, ठीक है, ऊपर से शफल करके आपको एग्जांपल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज के सेशन में, ठीक है। सो नाउ वी एंड अवर सेशन, ठीक है। आप रिवाइज करते रहें, ओके, थैंक यू।